नमस्कार मित्रों, आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के अनन्य सेवकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस एक भारतीय उद्घोष था वर्ष 2006 में राजनीतिक स्तर पर। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया और शुभकामनाओं के जो संदेश हैं उनके रूप में विश्व हिंदी दिवस हमारे समक्ष 10 जनवरी को आ रहा है। क्योंकि यह कुछ राजनीतिक संकीर्णताएं हो सकती हैं कि विश्व हिंदी दिवस को सरकारी स्तर पर उस रूप में प्रचारित और प्रसारित नहीं किया गया जिस रूप में हिंदी दिवस को प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है। मेरे आज के इस व्याख्यान में उस राजनीतिक कारण से दूर रहने का मेरा संकल्प है। बात यह आती है कि विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या था। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी के उन्नयन और विकास के लिए कुछ कार्य करना था। ये कार्य हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हो सकते थे, विदेशों में रह रहे हिंदी मित्रों से संवाद स्थापित होकर हो सकते थे, और अपने यहाँ की पत्रिकाओं में विदेशी रचनाकार जो हिंदी में लिख रहे हैं, चाहे वे हिंदी के हैं, चाहे वे अपने देश के मूल निवासी हैं और हिंदी के प्रति उनका समर्पण है, उनकी रचनाओं को भी प्रकाशित करना था। इसमें प्रवासी जो भारतीय हैं उनकी रचनाएं भी प्रकाशित करना उद्देश्य रहा। 2006 से आज तक स्थिति यह है कि हिंदी को लेकर और उसके वैश्विक परिदृश्य को लेकर प्राय खेमेबाजी की स्थितियां हमारे समक्ष हैं। पहले मैं कॉलेजेस के स्तर पर हिंदी की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे पास स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जो विद्यार्थी आते हैं, मूलतः जो स्नातक स्तर पर हमें प्रथम बार मिलते हैं इंटरमीडिएट करके, स्थिति ये होती है कि हिंदी का जो व्याकरणिक ज्ञान है वे उससे प्राय दूर होते हैं। और इसका कारण यह भी होता है कि उनके जो शिक्षक हैं वे भी उससे दूर होते हैं। बहुत सारी ऐसी रेफ्रेशर्स क्लासेस चलानी पड़ती हैं जिनमें हिंदी के सामान्य शब्दों की वर्तनी को लेकर हमें स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को समझाना होता है। ये अपने यहाँ हिंदी की स्थिति है। हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी शोध की स्थिति विकट है। मुझे अनेक ऐसे मौखिक परीक्षाओं के अनुभव हैं जिनमें शोध का जो विद्यार्थी था, जब वह अपने अंतिम चरण में पूरा शोध ग्रंथ तैयार करने के बाद हमारे समक्ष हिंदी मौखिकी के लिए बैठा परीक्षा के लिए, तो वह 4 से 5 बार तक भी अपने शोध के शीर्षक को नहीं बता पाया जो कि उसके सामने ही रखा था। अब आप सोचिए कि यदि हिंदी शोध का विद्यार्थी शोध कर लेने के उपरांत उसके शोध का शीर्षक क्या है यह भी 4-5 बार में बता पा रहा है, वो भी देखने के बाद अपने शोध ग्रंथ पर, तो इससे हिंदी शोध की जो स्थिति है उसकी जो गंभीरता है उसका अंदाजा आप सभी सुनने वाले लगा सकते हैं। ऐसे में यदि ये लोग पीएचडी उन्हें भी मिल जाती है जो शोध का शीर्षक भी नहीं बता पाते, तो उन ऐसी स्थितियों में यदि ये लोग किसी पद पर पहुंचने के बाद, क्योंकि अब जो विश्वविद्यालय हैं वो तो कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट भी उग चुके हैं जो डिग्रियां दे रहे हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ शोध उपाधियां जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं।
इनसे निकलने वाले अधकचरे हिंदी के जानकार किस प्रकार वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित कर पाएंगे, यह एक विकट प्रश्न है। एक उदाहरण प्रकाशन का देता हूं। इस वर्ष मेरे पास एक पत्रिका आई जो बहुराष्ट्रीय पत्रिका होने का दंभ या दम दिखाती है। प्रश्न यह है कि बहुराष्ट्रीय उसको इसलिए कह दिया गया कि उसके 8-10 जो सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य एक देश में है, कोई दूसरे देश में, तो वो बहुराष्ट्रीय हो गई। वह अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते थे, लेकिन ये शुक्र है कि उन्होंने उसे बहुराष्ट्रीय पत्रिका ही कहा। अब उस पत्रिका का जो शीर्षक है, मैं इसको विवादित नहीं करना चाहता, उस बहुराष्ट्रीय पत्रिका का जो शीर्षक है वह उस पत्रिका में अगर 8 बार प्रकाशित हुआ है, 8 जगह वह शीर्षक किताब का नाम आया है, तो उसमें से कम 5 बार उसकी वर्तनी ही भिन्न भिन्न है, अशुद्ध भी है। ऐसा नहीं है कि हलंत का प्रश्न था तो आधा वर्ण लिखा गया, ऐसा नहीं है, वर्तनी ही अशुद्ध है। अब आप समझिए कि यदि बहुराष्ट्रीय पत्रिका कहने वाली पत्रिकाएं इन अशुद्धियों के साथ हिंदी के पाठकों तक या हिंदी के अलग जो प्रांत हैं जहां हिंदी भाषी नहीं है वहां पहुंचती हैं, तो वहां का पाठक यदि अभी हिंदी सीखने की स्थिति में है तो वो किस प्रकार की हिंदी सीखेगा और किस प्रकार की हम वैश्विक हिंदी स्थापित कर पाएंगे, इसको लेकर मेरे जैसा हिंदी का सामान्य सेवक जो है, मेरे मन में उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। मैं चिंतित हूं उसके लिए। उसी पत्रिका में, उसी बहुराष्ट्रीय पत्रिका में उसका उद्देश्य समझिए पहले क्या है। वो थोक में वर्ष में 7 या 8 लोगों के व्यक्तित्व विशेषांक प्रकाशित करती है और स्वाभाविक रूप से इसकी धनराशि उन्हीं व्यक्तित्वों से ली जाती होगी, जिसमें उनके विषय में अन्य लोगों के लेख प्रकाशित होते हैं कि वह कवि विशेष कितना बड़ा है, उसकी साहित्यिक सेवाएं कितनी उन्नत हैं, कितनी गहन हैं, यह सब लेख प्रकाशित होते हैं। तो उसमें एक कवि जिनका मैं बड़ा आदर करता था, उनके बारे में मेरा लेख छपा, जिसमें उनके संपादकीय व्यक्तित्व को लेकर मैंने व्यक्तित्व प्रधान लेख लिखा। लेकिन उस बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिका ने, जो वस्तुतः प्रकाशित भारत से ही होती है, मेरे उस संपादकीय संकेंद्रित लेख को पुस्तक समीक्षा शीर्षक देके प्रकाशित किया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक रूप से जो हिंदी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो यह स्पष्ट है कि ये कोशिश हिंदी को प्रतिष्ठित करने की नहीं है वैश्विक रूप से, ये प्रयास या ये कोशिश उनका अपने आप को स्थापित करने का है वैश्विक रूप से, और वह भी इतनी अशुद्धियों के साथ। तो यदि इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कहे जाने वाली पत्रिकाएं इतनी त्रुटियों के साथ हिंदी के समक्ष आती है और वैश्विक परिदृश्य में आती हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदी के जो गंभीर लेखक हैं, मैं तो स्वयं को सामान्य ही कहता हूं, हम लोगों की चिंता कितनी उचित है। उसी पत्रिका के संपादकीय में हिंदी वर्तनी और हिंदी व्याकरण, कहाँ आपको अर्धविराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, इस संबंधित 21 त्रुटियां हैं जो मैंने स्वयं लाल पेन से उसके संपादकीय में लगाई है। तो इस प्रकार की हिंदी की जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सेवा कर रहे हैं, ये लोग वस्तुतः हिंदी को दूषित कर रहे हैं और हिंदी के प्रचार और प्रसार को लेकर ऐसे लोगों को उजागर किया जाना, चाहे जैसे मैं कह रहा हूं इंगित करके ही कहना के लिए साहस चाहिए और कहा जाना चाहिए कि ये हिंदी को लेकर प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अपने यहाँ जो वैश्विक हिंदी की बात की गई, मेरे कई हिंदी मित्र जो हैं, प्रोफेसर्स हैं और जो शोधार्थी जो हैं, उन्हें ये मालूम है कि वर्ष 2002 में आया मेरा शोध कार्य डॉक्टर श्याम सिंह शशि के काव्य में उत्तराधुनिकता एवं भूमंडलीकरण।
पोस्ट मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हिंदी के एक कवि के काव्य में मैंने सिद्ध किया। और मैंने ये बताया कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में हिंदी में उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण, पोस्ट मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो शोर उठा है, उसको हिंदी का एक कवि पद्मश्री से सम्मानित जिन्होंने अग्निसागर महाकाव्य लिखा, डॉक्टर श्याम सिंह शशि, उनके 6, 7वें और 8वें दशक में प्रकाशित काव्य में वे मूल्य विद्यमान थे जिन उत्तराधुनिकता और भूमंडलीकरण के मूल्यों को हम 20वीं सदी के अंतिम दशक के पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य में शोर मचा रहे थे। और जो राष्ट्रीय हिंदी पत्रिकाएं हैं वे बता रही थी कि हिंदी में अब उत्तराधुनिकता और भूमंडलीकरण आ चुका है। जबकि मेरे उस शोध कार्य से यह जो है प्रमाणित हुआ कि जिसको हम 20वीं सदी के अंतिम दशक के पूर्वार्ध में कह रहे हैं उत्तराधुनिकता भूमंडलीकरण, वो तो हिंदी का ही एक कवि, लब्ध प्रतिष्ठित कवि जिनका अग्निसागर जो है हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय समेत देश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगाया गया, स्नातक और स्नातकोत्तर के, उनके काव्य में 6, 7वें और 8वें दशक में 20वीं सदी के उत्तराधुनिकता और भूमंडलीकरण विद्यमान थे। तो जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारी पत्रिकाएं विदेशों में भी जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे उत्तराधुनिकता और भूमंडलीकरण तो सब अब 20वीं सदी के अंतिम दशक के पूर्वार्ध में आया, लेकिन नहीं, 20वीं ही सदी के 6, 7वें और 8वें दशक के एक कवि उसको लिख रहा है। अच्छा, डॉक्टर श्याम सिंह शशि जिनके काव्य में मैंने वे मूल्य प्रतिपादित करे, वे तो हमारी जो राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भी अनवरत छपने वाले साहित्यकार रहे हैं। पद्मश्री उनको संभवतः सन 1990 में मिला, तो वो पदक भी हम छोड़ें तो उनका विपुल साहित्य, विशेष रूप से यायावरी साहित्य जो है वो हमारे पास उपलब्ध है 7वें 8वें दशक का, और वो एक वैश्विक साहित्य है। उस साहित्य में भी उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप भूमंडलीकरण को कहते हैं, उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी, उसके तत्व विद्यमान हैं, लेकिन इन्हें चिन्हेगा कौन? ये 2 स्तरों पे चिन्हे जाने चाहिए थे, या तो कॉलेजेस के स्तर पर प्रोफेसर के द्वारा या शोधार्थियों के द्वारा। प्रोफेसर्स की स्थितियां ये है कि कक्षा में जाने से पहले वो जो हिंदी का गाना है, अधिकांश प्रोफेसर्स की स्थिति है रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, ये स्थितियां हैं। कक्षाएं लेने की इच्छाएं नहीं है, शोध उपाधियां ले ली हैं, भारी भरकम जो वेतन है उसके साथ कक्षाएं मिल गई हैं, प्रतिदिन 3 से 4 लेक्चर लेने में अधिकांश हिंदी प्रोफेसर्स जो हैं उनके प्राण सूख जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन शून्य है, लाइब्रेरीज खत्म है, यूजीसी की तरफ से लगभग 3.5 घंटे प्रतिदिन पुस्तकालय में शोध कार्य के लिए संलग्न रहने के लिए दिशा निर्देश हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग क्योंकि कुछ नहीं है, और आप बाद में कुछ भी लिख के जो है अपने वेतनमान बढ़ाने के लिए लिखिए, वो भी अपने ही मित्र आने हैं। तो इन स्थितियों में प्रमोशंस और जो वेतनमान वृद्धि है वो तो हो ही जानी है, और जब वो हो ही जानी है तो शोध को लेकर एक अजीब और भयावह प्रकार की चुप्पी हिंदी के अधिकांश शिक्षा से जुड़े हुए लोगों में है। जब ये स्थिति उच्च अध्ययन में है तो श्रोता ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उच्च से निम्न कक्षाएं हैं यानी इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं हैं, उनमें हिंदी का अध्यापक हिंदी शोध और हिंदी अनवरत अध्ययन की दृष्टि से कितना सचेत हो सकता है। अपवाद सभी जगह है। मेरा पिछले ही वर्ष मार्च में केरल विश्वविद्यालय थिरुवनंतपुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध पत्र मैंने ऑनलाइन प्रस्तुत किया, यहीं से जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, रुड़की से, उत्तराखंड से, और वो उसको उन्होंने प्रथम नंबर पर रखा। मेरे आज के मेटा में या एफबी में इसी वीडियो के ठीक नीचे मैंने उसके चित्र डाले हैं, आप वो देख सकते हैं। तो पिछले ही वर्ष वो शोध हिंदी में हिंदी साहित्य का तकनीकी युग था, क्योंकि कबीर, सूर, तुलसी
जो भक्तिकालीन का कवि हैं, छायावादी उसके बाद जो कवि हैं, और बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उनके कवियों के बाद जो हिंदी में नया तकनीकी युग प्रविष्ट हुआ, उसको लेकर हिंदी के जो सेवक होने का दम्भ भरते हैं या खेमेबाजी कर रहे हैं, वो उस परिवर्तन से अपरिचित ही रहे। एक पूरी सदी हमारे समक्ष बदली है, हमारी पीढ़ी के समक्ष एक सदी बदल गई। हम 20वीं सदी फिर 21वीं सदी में हमने जो है प्रवेश किया। हमारे पास हम उस सदी के लोग हैं जिनके घरों में दूरभाष भी नहीं होते थे, सभी के घरों में। और फिर स्थिति आई कि दूरभाष, फिर उसके बाद मोबाइल फोन, वन साइडेड कॉल, फिर बोथ साइडेड कॉल, सभी के घरों में संवाद के लिए मोबाइल उपस्थित है, सभी के साथ संवाद के लिए मोबाइल उपस्थित है। इस सारी स्थितियों का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हमारे जनजीवन पे भी पड़ा है। और जनजीवन पे पड़ने के बाद अगर ये हमारे साहित्य में परिलक्षित नहीं हुआ है, तो हम साहित्य को शोध की दृष्टि से उन्नत नहीं कर सकते हैं। क्या आज का कहानीकार यह लिख सकता है कि वो अपना संदेश देने के लिए किसी की गली में गया? क्या ये वर्णनीय है? क्या यह माना जाएगा कि अंतर्देशीय पत्र लिखकर एक नायिका जो है वो डालने गई अपने नायक के लिए? क्या इसको हम आज की कहानी का हेतु मान सकते हैं? तो जब आज कहानी लिखी जाएगी तो वो उन तकनीकी परिवर्तनों के साथ लिखी जाएगी। ये तो एक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं कि अनेक तकनीकी जो प्रविष्टियां हमारे समाज में हुई हैं, उनके साथ हमें साहित्य को लिखना होगा। और विशेष रूप से जब हम वैश्विक साहित्य की बात करते हैं, अपनी भाषा को, हिंदी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम उसे मना रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से हिंदी की जो व्याकरण है और हिंदी की जो वर्तनी है, उसका ध्यान हमें रखना होगा। मेरे अनेक हिंदी के ऐसे साथी प्रोफेसर्स हैं जिनके पास कोई हिंदी शब्दकोश नहीं है। उनका ये कहना है कि हमें हिंदी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है, और यही वे प्राणी हैं जिनकी वर्तनी में हिंदी की अनेक अशुद्धियां जो हैं वो लिखने में व्याप्त रहती है। ऐसा शिक्षक या ऐसा प्रोफेसर जब उच्च स्तर पर हिंदी अध्यापन के लिए अपनी कक्षा में जाएगा, तो वो किस प्रकार की हिंदी को परोसेगा, इस पर आप विचार कीजिए। और जब हम ऐसी ही हिंदी को वैश्विक हिंदी बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे मैंने उस बहुराष्ट्रीय पत्रिका का आपसे एक दुखद उल्लेख किया जिसमें हिंदी की इतनी अशुद्धियां हैं कि जब वो विदेशों में हिंदी के लोगों के पास वो हिंदी पत्रिका जाएगी, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो हिंदी के यदि जानकार हुए तो वो हमारे अज्ञान पर हंसेंगे, यदि वे हमसे सीखने के अभिलाषी हुए तो हम अपनी जो त्रुटि है उसका विस्तार कर चुके हैं, हम प्रदूषण को और आगे विस्तीर्ण कर चुके हैं, ये पाप भी हमारे सिर पर लगेगा। आज विश्व हिंदी दिवस पर कुछ कहने का मन था। मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करने से पूर्व मात्र यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हिंदी को लेकर प्रचार के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो हिंदी उनका दैनिक जीवन में बोलचाल है तो कुछ भी चलेगा, लेकिन जो लोग हिंदी को प्रचार के लिए ला रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से लेखक हैं। उन लेखकों को हिंदी की जो मूल व्याकरण है, जो कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ाई जाती हैं, उन पुस्तकों को कृपया गंभीरता से पढ़ना चाहिए। उनमें शब्दों की वर्तनी को लेकर और हिंदी की व्याकरण को लेकर जो चीजें हैं उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए। लेखक बनने से पहले उन्हें हिंदी का एक गंभीर पाठक बनना चाहिए, हिंदी का एक गंभीर जो है विद्यार्थी बनना चाहिए, ताकि जब वे हिंदी के अवदान को लेकर सामने आए, हिंदी के प्रचार और प्रसार को लेकर सामने आए और वैश्विक स्तर की बात करें, तो प्रांजल हिंदी यानी शुद्ध हिंदी
ये वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज विश्व हिंदी दिवस पर मैं पुनः हिंदी के सभी जो सेवक हैं किसी भी रूप में, चाहे वे पाठक हैं अच्छे, चाहे वे श्रोता हैं अच्छे, चाहे वे शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर जो उत्तराखंड का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है देहरादून के पास, वहां से श्री कमल सिंह जी मेरे अग्रज लिख रहे हैं, बहुत आवश्यक और सामयिक विमर्श, बहुत साधुवाद प्रिय अनुज डॉक्टर सम्राट सुधा जी। अब आप देखिए, कमल सिंह जी बहुत सक्रिय रूप से हिंदी के जो लेखन है उससे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हिंदी के गंभीर पाठक हैं, वो हिंदी को लेकर चिंतन करते हैं, तभी वो इस वीडियो की लगभग प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो हिंदी के इस व्याख्यान को सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं। श्री कमल सिंह जी देहरादून रायपुर से, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। एक और श्रोता जो बिल्कुल शुरू में ही आ गए थे और लगभग मेरी वीडियो पे वो प्रारंभ से रहते हैं, BHEL भेल जिसको कहते हैं, हरिद्वार से BHEL से श्री गजेंद्र सिंह जी प्रारंभ से ही इस विश्व हिंदी दिवस पर दिए जा रहे मेरे व्याख्यान को सुन रहे हैं। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। गजेंद्र सिंह जी, आप हमेशा ही मेरे लगभग वीडियो में रहते हैं, संयोग से आ जाते हैं और हमेशा रहते हैं। श्री गौरव सैनी जो है वो लगातार इसको देख रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके भरोसे हम हिंदी की अस्मिता और गौरव का विश्वास कर सकते हैं। तो श्री कमल सिंह जी को, श्री गजेंद्र सिंह जी को और गौरव सैनी भाई को इस नाते कि आप एक साधारण से हिंदी सेवक की बातों को अपना समय निकालकर इतनी देर से सुना आपने, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को सादर प्रणाम। कृपया अच्छी हिंदी पढ़िए ताकि हम अच्छी हिंदी लिख सकें। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।